नमस्कार मित्रों, मैं दवा से स्वागत करता हूं हिंदी सफ़र की इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले क्लास में हमने देखा था कि ध्वनि क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। फिर से हम उन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ध्वनि किसे कहा जाता है। ध्वनि किसे कहा जाता है ना, ध्वनि हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है ना, ध्वनि कहलाती है। जैसे कि अगर हम अ का उच्चारण करते हैं, अभी हम जो उच्चारण कर रहे हैं वो ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, वो मुख से उच्चारित हो रही है। और उसी मौखिक इकाई को अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, अ को यहाँ पर अगर लिख देते हैं, ये लिखित रूप हो जाता है। ये क्या है ना, लिखित रूप हो जाता है। लिखित रूप हो जाने के कारण ये क्या हो जाता है ना, इसे वर्ण कह दिया जाता है। इसे हम क्या कह देते हैं ना, वर्ण कह देते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कह दिया जाता है, वर्ण, ध्वनि कह दिया जाता है। और ध्वनि के लिखित रूप को ही, ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वर्ण है, वर्ण के दो प्रकार हमने देखे थे। एक है स्वर, स्वर को देखा था, और व्यंजन, व्यंजन को हमने देखा था। तो स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में सिर्फ नहीं का अंतर है। स्वर और व्यंजन के मध्य सिर्फ नहीं का अंतर है। किस प्रकार नहीं का अंतर है वो देखिए कि जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं ना, स्वतंत्र। ये स्वतंत्र होते हैं। और ये क्या होते हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं होते। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनको उच्चारण करने के लिए हम स्वर वर्ण 11 पढ़ेंगे। वो 11 स्वर वर्ण जो हैं उनको उच्चारित करने के लिए, उनको लिखने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उनको हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, परंतु ये जो व्यंजन हैं, व्यंजन वर्ण जो होते हैं, उनको अन्य वर्ण की सहायता पड़ती है या स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, इसीलिए ये स्वतंत्र नहीं। आप इस प्रकार याद रख सकते हो कि ये जो स्वर वर्ण है ये एक व्यक्ति है और ये भी एक व्यक्ति है। तो ये स्वर जो है ये निडर है, इसका मन में कोई डर नहीं है। जैसे कि हॉस्टल वगैरह में जब बच्चे होते हैं, रात को कहीं जाने के लिए अपने दोस्त को बुलाते हैं कि अपने दोस्त को बुलाते हैं साथ ले जाने के लिए, तो ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, ये हर जगह जा सकते हैं। परंतु ये जो व्यंजन, मान लीजिए कुछ डरपोक किस्म के जो व्यक्ति होते हैं, वो अकेला कुछ काम को कर नहीं सकते या करने के लिए, काम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। इसी के कारण ये स्वतंत्र होते हैं, या अपना काम खुद कर लेते हैं, किसी की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती। स्वतंत्र जो ये स्वर जो हैं ये स्वतंत्र होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, यहाँ व्यंजन जो होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, स्वर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है ना, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और मूल भाषा यानी संस्कृत भाषा में इनकी संख्या 13 मानी गई है। मूल भाषा में इनकी संख्या 13 है। ठीक है, ये संस्कृत में है। संस्कृत मूल भाषा यानी संस्कृत में 13 माने जाते हैं। और इनको जो स्वर हैं इनको अच कह दिया जाता है। इनको अच, संस्कृत में अच कह दिया जाता है। जो स्वर वर्ण होते हैं उनको अच कह दिया जाता है। तो यहाँ पर 13 हैं और यहाँ पर 11 हैं, वहाँ पर 13 हैं। 11 क्या क्या हैं, अ है, आ है, लघु ई है, दीर्घ ई है, लघु उ है, दीर्घ उ है, री है, ए है, ऐ है, ओ है, फिर औ है। फिर कुछ विद्वान मानते हैं कि ये संस्कृत, ये जो है री है, ये संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। ये जो री है ये संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। और तत्सम ध्वनियों को हिंदी में स्थान दिया गया है। क्यों स्थान दिया गया है ना, हिंदी एक मानक भाषा है। हमारी हिंदी जो है एक मानक भाषा है। और ये मानक भाषा हिंदी में तत्सम ध्वनियों को, तत्सम शब्दों को यहाँ पर स्थान दिया जाता है। तो इसी प्रकार ये संस्कृत का तत्सम ध्वनि है और इसको यहाँ पर स्थान दे दिया गया है। ठीक है, और इसका दूसरा रूप क्या होता है, ये लघुरी है। दीर्घरी क्या होता है, ये दीर्घरी है। ठीक है, लघुरी में ये देखिए यहाँ पर एक बार गुंडी लगता है। लघुरी में एक बार गुंडी लगता है, यहाँ पर एक बार सिर्फ मोड़ता है। ठीक है, परंतु दीर्घरी में यहाँ पर 2 बार ह की तरह लिखा जाता है। 2 बार गुंडी में अगर मुड़ता है तो ये दीर्घरी है। ये क्या है ना, दीर्घरी, ये दीर्घ है। ठीक है, दीर्घरी है। ये 11 थे, ये एक मिलकर कितने होते हैं, 12। और एक संस्कृत में चलती है लरी, और एक संस्कृत में क्या चलती है ना, लरी। ठीक है, लरी। तो ये 11 थे, ये एक 12, ये इसको मिलाकर 13 हो जाते हैं। तो संस्कृत में इन्हें अच कह दिया जाता है। और ये संस्कृत में इनकी संख्या 13 होते हैं। और हिंदी में इनकी संख्या 11 होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो ए ऐ अ औ के बाद हम अंग और अह को भी पढ़ चुके हैं, परंतु इनको हम स्वर में शामिल नहीं कर सकते। इनको स्वर में शामिल क्यों नहीं कर सकते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं।
ये जो हैं ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्यों अयोगवाह कहलाते हैं? अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? अयोगवाह का अर्थ क्या होता है ना, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो योग, अधन योग धन वाह, ठीक है। जहाँ पर भी अ उपसर्ग आपको दिखाई देगा उसका अर्थ सदैव नहीं से लिया जाता है। यहाँ अ उपसर्ग का सदैव अर्थ किससे लिया जाता है? नहीं का। योग मतलब जुड़कर, जुड़कर, और वाह मतलब वाहन होकर, वाहन होना, वहन होकर, वहन होकर, मतलब वे वर्ण। योगवाह का अर्थ क्या है ना? वे वर्ण, वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते, वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते। किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते ना? व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ ये जुड़कर वहन नहीं होते, ठीक है। इनका प्रयोग, ये जो अंग और अह है, इनका प्रयोग, ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग केवल हम स्वर पर ही कर सकते हैं, व्यंजन पर इनका प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। किस प्रकार इनका प्रयोग होता है देखिए। और ये जो है इसको क्या कह दिया जाता है ना? अनुस्वार। इसका दूसरा नाम क्या है? अनुस्वार। इसका दूसरा नाम अनुस्वार है और इसका दूसरा नाम विसर्ग है। इसका दूसरा नाम विसर्ग होता है, ठीक है। इसका प्रयोग अगर हम करके देखेंगे, हम लिखते हैं उदाहरण के तौर पर, यहाँ पर लिखते हैं अगर कंस, ठीक है। हम यहाँ पर अगर कंस लिखते हैं तो आप बोलोगे कि सर ये जो अनुस्वार है ये क के ऊपर प्रयुक्त हुआ है। आपको ऐसा लगता होगा कि परंतु ये सत्य नहीं है। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क ये जो क है ये स्वर सहित है, इसमें स्वर मिला हुआ है। तो क का अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर स्वर रहित करेंगे तो नीचे हनत लगेगा, योग अ, इसको अ को स्वर को बाहर करेंगे तो ये निकलेगा योग दंत्य स, ठीक है। मिलके क्या होता है ना? कंस। तो ये जो अनुस्वार है ये इसके ऊपर प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसके ऊपर प्रयुक्त नहीं हो सकता, ये असंभव है। ये जो स्वर वर्ण अ है इसके ऊपर प्रयुक्त हुआ है, परंतु इसमें देखने से ये लगता है कि ये क के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये व्यंजन ही ये स्वतंत्र लिखे नहीं जा सकते, स्वतंत्र उच्चारित भी नहीं हो सकते, इसीलिए ये इनको अयोगवाह कह दिया जाता है, इनको अयोगवाह कह दिया जाता है। और ये केवल स्वर पर ही प्रयुक्त होते हैं, व्यंजन पर इनका व्यवहार नहीं हो सकता, ठीक है। तो अयोगवाह कितने होते हैं ना? 2 होते हैं, ठीक है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती हैं। और जो स्वर हैं इनकी संख्या कितनी मानी जाती है ना? 11। संस्कृत में इन्हें अच कह दिया जाता है और संस्कृत में इनकी संख्या 13 मानी जाती है, ठीक है। फिर ये अंतिम जो 4 हैं, ए ऐ अ औ, ये देखिए ए ऐ अ औ, इनको क्या कह दिया जाता है ना? संयुक्त स्वर। इनको संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है, इनको संयुक्त स्वर के भी नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इसे याद रखिए। संयुक्त व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन के साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे, और इन्हें क्या कह दिया जाता है ना? संयुक्त स्वर के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम स्वरों के प्रकार। स्वरों के जो प्रकार होते हैं और स्वर के प्रकार को हम किस आधार से बांटेंगे, किस आधार से, कौन आधार से हम बांट सकते हैं, वो देखते हैं। पहला जो आधार हमने लिया जाता है मात्रा या उच्चारण। मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला जो उसका वर्गीकरण है तो उसको क्या कह दिया जाता है ना? ह्रस्व स्वर। पहला क्या है ना? ह्रस्व स्वर है। दूसरा क्या है ना? दीर्घ स्वर है। तीसरा क्या है ना? प्लुत स्वर है, ठीक है। और ये जो ह्रस्व स्वर है इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या है? लघु स्वर। इसका दूसरा नाम क्या है? लघु स्वर। इसे हम क्या कह सकते हैं ना? छोटा स्वर। इसे हम छोटा कह सकते हैं, इसे और हम क्या कह सकते हैं ना? एक मात्रिक। इसे एक मात्रिक स्वर भी कह दिया जाता है। और इसे क्या कह दिया जाता है ना? मूल स्वर। इन्हें मूल स्वर भी कह दिया जाता है, ठीक है। इससे परिभाषा को हम निकाल सकते हैं। ये जो शब्द है एक मात्रिक शब्द है, इससे हम परिभाषा को निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? दीर्घ स्वर को हम और क्या कह सकते हैं? ये लघु है तो यहाँ पर क्या है? इसे गुरु भी कह दिया जाता है, ठीक है। ये गुरु स्वर भी कह दिया जाता है या बड़ा। लघु का विलोम क्या होगा? गुरु होगा। छोटा का विलोम क्या होगा? बड़ा। छोटा का विलोम क्या होगा ना? बड़ा, ठीक है। इसे क्या और क्या कहा जा सकता है ना? द्विमात्रिक।
इसे क्या और क्या कहा जा सकता है ना, द्विमात्रिक कह दिया जा सकता है, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है ना, संधि स्वर, इसे संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है ना, लघु स्वर कह सकते हो, छोटा स्वर कह सकते हो, एक मात्रिक स्वर कह सकते हो, या मूल स्वर भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है। और इसको, ये जो दीर्घ स्वर है, इसको गुरु स्वर या बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर या इसे संधि स्वर भी इसे संधि स्वर भी कह दिया जाता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर उसे कहा जाता है वे स्वर, ठीक है। इसकी परिभाषा को आप लिख सकते हो कि वे स्वर जिसकी एक मात्रा मानी जाती है और उसको उच्चारण करने के लिए कम समय लगता है। वे स्वर जिनकी एक मात्रा मानी जाती है और जिनको उच्चारण करने के लिए कम समय लगता है, उसे हम क्या कह सकते हैं ना, ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो कि वे स्वर जिनकी दो मात्रा मानी जाती है, वे स्वर जिनकी दो मात्रा मानी जाती है और जिनको उच्चारण करने के लिए दुगना समय लगता है, जिनको उच्चारण करने के लिए दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कह दिया जाता है ना, दीर्घ स्वर कह दिया जाता है, ठीक है। फिर इससे परिचित हम हो गए कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। और हम ये जो 11 स्वर हैं, ये ह्रस्व में कौन कौन आएंगे और दीर्घ में कौन कौन आएंगे, इसको देखते हैं। एक मात्रिक स्वर कौन कौन है, ये जो अ है इसको ले लेंगे, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री, इनको अगर हम लेते हैं तो कौन कौन आ जाएंगे ना, अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, सॉरी माफ कीजिए, छोटा ऊ, और क्या है ना, री को अगर हम शामिल करते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है ना, 4, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। और ये जो ह्रस्व स्वर है, इसकी जो चिन्ह क्या होता है ना, खड़ी पाई की तरह होता है, इसकी चिन्ह खड़ी पाई की तरह होता है। इसको हम क्या कह दिया जाता है ना, रिजु रेखा कह दिया जाता है, इसको रिजु रेखा कह दिया जाता है। और ये जो है दीर्घ स्वर है, इसकी चिन्ह किस प्रकार है ना, एस की भांति है, इसे गजदंताकार कह दिया जाता है, ठीक है। ये काव्य शास्त्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जब छंद में हम मात्रा को गिनते हैं, तब ये जो दो चिन्ह हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं। तो ये एक मात्रा के लिए इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, इसे रिजु रेखा कहा जाता है, और द्विमात्रिक के लिए ये एस टाइप का जो लिखा जाता है, इसे गजदंताकार कह दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, अ है, छोटी ई है, लघु ऊ है और री है, इनको हम किसके ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या छोटा स्वर या मूल स्वर में हम ले लिए हैं। फिर देखिए दीर्घ स्वर में हम किनको लेंगे, ये 4 के बाद जो 7 बच जाते हैं, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला क्या आएगा ना, आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, फिर क्या है ना, ए है, आई है, ओ है, फिर औ है। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी संख्या कितनी मानी जाती है ना, 7 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है ना, 7 है, ठीक है। इस प्रकार ये 4 होते हैं, ये 7 होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लुत स्वर क्या होता है, ठीक है। इसका जो तीसरा जो प्रकार है, इसका तीसरा जो प्रकार है वो प्लुत स्वर है, ठीक है, प्लुत स्वर है। और प्लुत स्वर का जो चिन्ह होता है, संकेत क्या होता है, हमने किसको देख लिया, ये रिजु रेखा को हमने देख लिया, फिर हमने क्या देखे हैं, गजदंताकार को हमने देख चुके हैं, ठीक है। और ये गजदंताकार बार बार रिपीट होगा, ठीक है, अधिक संख्या में देखा जाएगा। तो ये जो चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह होते हैं, ये प्लुत स्वर के चिन्ह होते हैं, ठीक है। और इसकी संख्या, इनकी संख्या, प्लुत स्वर की संख्या हिंदी में 8 मानी गई है। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है ना, 8 है। अगर एग्जाम पूछता है कि प्लुत स्वर की संख्या हिंदी में कितनी है, तो 8 है। मूल भाषा यानी संस्कृत में 9 माने जाते हैं, परंतु इसमें हिंदी में ये प्लुत स्वर की संख्या 8 मानी गई है। ये प्लुत स्वर आखिर होते क्या है, किसी स्वर को हम अगर लंबे समय तक उच्चारण करते हैं, लंबे समय तक हम अगर बोलते हैं, वो प्लुत में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम कहते हैं माँ, एक बच्चा है अपने माँ को पुकारता है, ठीक है, तो ये जो माँ है, ये प्लुत स्वर है। हम माँ समाप्त नहीं हो रहा है, माँ थोड़ा समय लग रहा है। ये समय किस प्रकार, हम समय के अनुसार भी देख, उच्चारण में लगने वाला जो समय है, हम ह्रस्व स्वर में क्या देख चुके हैं, जो मूल स्वर होते हैं या लघु स्वर या छोटे स्वर जो हैं, उनको उच्चारण करने में समय कम लग रहा है, परंतु जो दीर्घ में उससे दुगना लग रहा है, दुगना समय लगता है। तो ये प्लुत में दुगना से भी ज़्यादा समय लगता है, मतलब तिगुना समय लगता है। तो ये जो माँ जो है, ये एक क्या है ना, प्लुत स्वर कहलाती है। और हम कहते हैं हे राम, हे राम, राम का हम उच्चारण करते हैं, तो
इसके रा के बाद थोड़ा जो स्वर है थोड़ी समय के लिए लहराती है और तभी जाके राम का हम उच्चारण करते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक एक प्लुप्त स्वर है। ठीक है। अब मान लीजिए आप एक खाली कमरे में हैं, बंद कमरे में हैं, कुछ सामान वामान कुछ नहीं रखा हुआ है और आप एक आवाज़ करते हैं, तो जो कुछ समय तक आपको वो आवाज़ सुनाई देती है खाली कमरे में, तो वो किसके अंतर्गत आ जाती है ना, प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आ जाती है। जब बिजली कड़कने की आवाज़ होती है तो वो काफ़ी देर तक जो हमारे कानों में गूंजती रहती है, वो भी प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आ जाती है। तो किसी स्वर को हम अगर लंबे समय तक उच्चारित करते हैं, लंबे समय तक अगर हम बोलते हैं, तो वो प्लुप्त में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। जैसे कि हम किसी मंत्र को उच्चारित करते समय ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये क्या होता है ना, प्लुप्त स्वर में परिवर्तित हो जाता है। ये प्लुप्त स्वर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये प्लुप्त स्वर जो 8 हैं, ये किस प्रकार 8 होते हैं, इनको हम देखते हैं। 11 स्वर हैं। 11 स्वर में से हम जो ह्रस्व हैं, जो ह्रस्व स्वर हैं, इनको हम कितने मान चुके हैं ना, 4 मान चुके हैं। फिर क्या हमने क्या देखा ना, दीर्घ स्वर कितने हैं ना, 7 हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं ना, 7 होते हैं। जो दीर्घ स्वर 7 हैं, इसमें हम सिर्फ अ को शामिल करेंगे, अ को शामिल करेंगे और ये कितने हो गए ना, 8 हो गए। ये कितने हो गए ना, 8 हो जाते हैं। और ये 8 क्या कहलाते हैं, 8 जो होते हैं ये प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये जो 8 मानी जाती हैं, 8 को हम क्या करेंगे ना, पहले हम अ को लिख देते हैं, अ लिखेंगे। फिर उसके बाद जो ये 7 जो हैं दीर्घ स्वर कौन कौन हैं, आ है, फिर बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, फिर क्या है ना, ए है, आई है, ओ है और औ है। ठीक है। ये कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये 8 क्या कहलाते हैं ना, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है। ये जो ह्रस्व स्वर है, ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने थे, 4 थे। कौन कौन थे ना, पहला क्या है ना, अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। ठीक है। ये जो 4 थे, इनमें से हम अ को इसमें शामिल कर चुके हैं, किसमें ना, प्लुप्त स्वर में हम यहाँ पर इसको शामिल कर दिए हैं। आप बोलोगे कि सर ये जो छोटी ई है, छोटा ऊ है, इनको हम शामिल क्यों नहीं कर सकते हैं। ये जो छोटी ई है या छोटा ऊ है, ये प्लुप्त में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो छोटी ई है, इसको अगर हम प्लुप्त में परिवर्तित करेंगे तो पहले इसको लंबे समय तक हम उच्चारण करके देखते हैं। अगर छोटी ई को अगर हम लंबे समय तक उच्चारित करते हैं तो ये प्लुप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये छोटी ई को लंबे समय तक उच्चारित करेंगे तो ये बड़ी ई में परिवर्तित होता है। ठीक है। फिर ये जो छोटा ऊ है, इसको अगर हम लंबे समय तक उच्चारण करते हैं तो पहले बड़ा ऊ बनता है। ठीक है। बड़ा ऊ बनता है, इसके बाद ही प्लुप्त बनता है। छोटी ई के बाद बड़ी ई बनता है, फिर उसके बाद ही प्लुप्त स्वर में परिवर्तित होता है। इसी के कारण इनकी संख्या कितनी मानी गई है ना, 8 मानी गई है। और ये दीर्घ स्वर की संख्या 7 मानी गई है और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 मानी गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और पहला जो हमने आधार लिया था वर्गीकरण का, वो मात्रा या जो उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसके अनुसार उसके आधार पर हमने स्वरों को विभाजित किया था, बांटा था। और दूसरा जो आधार हमने लिया है वो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ मतलब हमारे जो होंठ होते हैं, होंठ की आकृति किस प्रकार होती है, जब हम स्वर को उच्चारित करते हैं तो हमारी होंठ की जो आकृति किस प्रकार बनती है, उसी के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। इसका 2 भाग हम कर सकते हैं। पहला क्या है ना, वृत्ताकार नाम से ही आप समझ जाओ, वृत्ताकार स्वर। इसे वृत्तमुखी भी कह दिया जाता है, वृत्तमुखी। इसका दूसरा नाम क्या है ना, वृत्तमुखी। और दूसरा जो स्वर है अवृत्ताकार स्वर। और इसका दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं, वृत्तमुखी। ठीक है। वृत्ताकार जो स्वर होते हैं, इससे तात्पर्य ये है जो हमारी होंठ की जो आकृति, हम किसी स्वर को अगर उच्चारण करते समय हमारी होंठ की आकृति गोलाकार हो जाती है। मतलब इसका अर्थ नहीं कि संपूर्ण गोल, इस प्रकार तो नहीं, परंतु हमारी होंठ की जो आकृति गोलाकार हो जाती है। इसी तरीके से हमारी होंठ की आकृति गोल हो जाती है। उसे क्या कह दिया जाता है ना, वृत्ताकार स्वर कह दिया जाता है। और उसे वृत्तमुखी भी कह दिया जाता है। और अवृत्ताकार जिन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारी जो होंठ है या ओष्ठ है, उसकी आकृति गोलाकार नहीं होती। ठीक है। उसे अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर कह दिया जाता है। तो वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत कौन कौन आएंगे,
उनको हम देखते हैं। पहले तो हम सभी स्वरों को लिख देते हैं। 11 स्वर जो हैं, अ है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ओ। ठीक है, ये 11 हो गए। इनमें से हम वृत्ताकार स्वर में किन किन को रखेंगे, किन किन को रखेंगे? तो ये जो है छोटा ऊ है और ये जो बड़ा ऊ है, ये दो जोड़े जो हैं इनको हम उठाकर यहाँ शामिल कर देते हैं। पहला क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो अंतिम के दो जोड़े, ये दो जोड़े का अर्थ है कि दो एक जैसे सजातीय स्वर, हम आगे पढ़ेंगे सजातीय स्वर किसे कहा जाता है देखेंगे, परंतु ये जो दो जोड़े हैं, अंतिम के दो जोड़े, इनको भी यहाँ पर हम शामिल करेंगे। ओ, अ और औ। ये जो चार होते हैं, ये चार जो हैं, ये वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं या वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इनके अलावा ये दो जोड़ों को अगर हम छोड़ दें, ये जो बच गए हैं, ये अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे ना, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या क्या बच जाएंगे, अ, आ, फिर क्या है, छोटी ई, बड़ी ई, और ये जोड़ा खत्म हो गया तो हम किसको यहाँ पर किसको लेंगे, री को लेंगे। री के बाद ए, ऐ खत्म हो गया, और तो वहाँ पर चला गया। 1 2 3 4 6 7। तो ये वृत्ताकार स्वर कितने प्रकार के कितने होते हैं ना, 7। यहाँ भी 7। ठीक है, और ये कितने होते हैं ना, वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं ना, 4 होते हैं, और अवृत्ताकार स्वर कितने होते हैं ना, 7 होते हैं। परंतु यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाता, और एक स्वर होता है। ये जो है, आपने कहीं पर इसको देखा होगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? आप वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ, इसे क्या कहा जाता है? ये भी स्वर के अंतर्गत ही आता है, ये स्वर के अंतर्गत आता है। इसे विदेशी स्वर कह दिया जाता है, इसे विदेशी स्वर, इसे विदेशी स्वर कह दिया जाता है। इसे आगत स्वर भी कह दिया जाता है, आगत स्वर। इसे आगत स्वर, विदेशी स्वर, मेहमान स्वर, गृहीत स्वर भी कह दिया जाता है, क्योंकि ये हिंदी का नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा का एक स्वर है। जो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं, कॉलेज, ऑफिस, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, उसमें लिखने के लिए ये हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो ये इसके अंतर्गत नहीं रखना है हमें। ठीक है, अगर पूछता है कि ये जो इसे क्या कहा जाता है, ये जो चिन्ह है, ये ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है, इसे क्या कह दिया जाता है? ये जो चिन्ह है, इसे अर्धचंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु, ये चंद्रमा है, और साथ जब बिंदी लगता है, इसे चंद्र बिंदु कह दिया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे ना, चंद्र बिंदु। इसे हम चंद्र बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं ना, चंद्र बिंदु कहते हैं। जब चंद्रमा लगता है और साथ उस बिंदी भी लगती है, और जहाँ पर ये सिर्फ चंद्रमा होता है, बिंदी नहीं होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं ना, अर्धचंद्र बिंदु। इसको हम क्या कहेंगे ना, अर्धचंद्र बिंदु। इसे अर्धचंद्र बिंदु भी कह दिया जाता है। इसे विदेशी स्वर भी कहते हैं, मतलब विदेश से आया हुआ है, अंग्रेजी भाषा का स्वर आप कह सकते हो। फिर क्या है ना, आगत स्वर आया है, मेहमान स्वर, इसे मेहमान स्वर भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है ना, मेहमान स्वर, मेहमान स्वर, मेहमान स्वर कह दिया जाता है। फिर गृहीत स्वर भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? गृहीत स्वर। गृहीत स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमको हिंदी में ये जो स्वर है, इसको हम हिंदी में ग्रहण कर लिए हैं, इसी के कारण इसे गृहीत स्वर भी कह दिया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि जो ये गृहीत स्वर है, ये आगत स्वर है, ये विदेशी स्वर है, ये मेहमान स्वर जो है, इसको हम किसके अंतर्गत गिनेंगे? इसे वृत्ताकार के अंतर्गत गिनेंगे या अवृत्ताकार के अंतर्गत गिनेंगे? तो हमेशा याद रखिए, ये जो विदेशी स्वर या मेहमान स्वर है, इसको हम वृत्ताकार के अंतर्गत गिनते हैं। इसको हम किसके अंतर्गत गिनेंगे ना, वृत्ताकार के अंतर्गत गिनेंगे, अवृत्ताकार के अंतर्गत नहीं आएगा। परंतु एग्जाम में अगर पूछता है कि हिंदी में वृत्ताकार स्वर की संख्या कितनी है, तो आप इन्हीं चार को ही बताओगे, इसको नहीं बताओगे कि ये हिंदी की नहीं है, विदेशी स्वर है। ठीक है, अगर पूछता है कि ये वृत्ताकार या अवृत्ताकार है, तो आप वृत्ताकार बताओ। परंतु पूछता है कि वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं, तो आप इन्हीं चार को ही बताना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्वरों को बांटने का जो तीसरा जो आधार है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इस स्वरों को बांटने का, विभाजन करने का जो तीसरा जो हमने आधार लिया है, वो क्या है? जीव की क्रियाशीलता
के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हम किसी स्वर को जब उच्चारित करते हैं, जो हमारा जो जिह्वा होता है, जो जीभ है, वो सबसे मुख का सबसे क्रियाशील अंग जिह्वा होता है, ठीक है। और जिह्वा का क्रियाशीलता के अनुसार हम इसको 3 भाग में रखते हैं, इसको 3 भाग कर देते हैं। पहला जो भाग है वो अग्रस्वर, दूसरा जो भाग है मध्यस्वर, और तीसरा जो भाग है पश्चात स्वर, ठीक है। पहला जो भाग है उसे हम अग्रस्वर कहेंगे, और दूसरा है उसे मध्यस्वर, और जो तीसरे स्थान पर है उसे हम पश्चात स्वर कहते हैं। ये अग्रस्वर क्या है, मध्यस्वर क्या है, पश्चात स्वर क्या है, और जो 11 स्वर हैं, ये जो 11 स्वर हैं इनको हम फिर लिखते हैं। अ है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, आई है, ओ है, और औ है, ठीक है। इनको हम किस किस के अंतर्गत रखेंगे, तो अग्रस्वर किसे कहा जाएगा, जीभ जो है मुख का सबसे क्रियाशील अंग है। ये मान लीजिए ये जीभ है, ठीक है, ये मान लीजिए ये जीभ है, और जीभ का सबसे क्रियाशील अंग क्या होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, मुख का सबसे क्रियाशील अंग क्या होता है ना, जिह्वा होता है, ठीक है। और ये जो जीभ का मान लीजिए अग्रभाग है, और ये जीभ का मध्य भाग है, ठीक है, और ये जीभ का पिछला हिस्सा है, मतलब पश्च भाग है, ठीक है। हम किसी स्वर को हम अगर उच्चारित करते हैं, उच्चारित करते समय हमारा जीभ का जो सामने वाला जो भाग है, सामने वाला, ये अगर ज़्यादा क्रियाशील रहता है, किसी स्वर को हम अगर जब उच्चारित करेंगे बोलते समय, जीभ का अगर अगला भाग या अग्रभाग अगर ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो स्वर किसके अंतर्गत आएंगे ना, अग्रस्वर। वो स्वर क्या कहलाएंगे ना, अग्रस्वर कहलाएंगे। और कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है, उस जिह्वा की जो मध्य भाग है वो अधिक क्रियाशील रहती है, मतलब ज़्यादा एक्टिव रहती है जीभ की मध्य भाग, तो उन्हें क्या कह दिया जाता है ना, मध्यस्वर। उन स्वरों को क्या कह दिया जाएगा ना, मध्यस्वर कह दिया जाएगा। और कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है, जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है, समझ रहे हो, जीभ का जो पिछला हिस्सा है वो अधिक क्रियाशील होता है, अधिक एक्टिव रहता है, तो वो स्वर क्या कहलाएंगे ना, पश्च स्वर, ठीक है। वो स्वर के क्या कहलाएंगे ना, पश्च स्वर कहलाएंगे। मान लीजिए ये जिह्वा है, किसी वर्ण को उच्चारित करते समय हमारे जीभ का जो सामने वाला पर्सन है वो अधिक क्रियाशील होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसे उन स्वरों को अग्रस्वर कह दिया जाता है। अगर बीच वाला मध्य भाग अगर ज़्यादा क्रियाशील रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, उनको मध्य स्वर कह दिया जाता है। अगर पीछे वाला ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा क्रियाशील रहता है किसी स्वर को उच्चारित करते समय, तो उसे हम पश्च स्वर कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो 11 स्वर हैं, ये 11 स्वरों को हम किस किस के अंतर्गत रखेंगे, किन किन को रखेंगे, तो ये हमेशा याद रखिए, ये जो मध्य स्वर है, ठीक है, ये मध्य स्वर के अंतर्गत सिर्फ एक को याद रखिए, अ। मध्य स्वर के अंतर्गत बीच में ये अ को रखिए, ठीक है। अ को यहाँ पर हम रख चुके हैं, इसको याद रखने का भी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अ को रखते हैं, और जितने भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जितने भी इसके अलावा और कितने स्वर बच गए हैं ना, 10 बच गए हैं, ये कंप्लीट हो गया है अ वाला। फिर देखिए जहाँ पर भी तीन जैसा किसी स्वर को लिखने के लिए हमें अगर 3 जैसी आकृति पहले बनानी पड़ती है, ठीक है। 3 जैसी आकृति पहले हमें अगर बनानी पड़ती है, तो वो हम किसके अंतर्गत आएंगे, 3 मतलब 3 नंबर पे क्या है ना, पश्च स्वर। तो पहले 3 लिखनी पड़ती है, तो अ को यहाँ पर लिख दिए, ये आ है, आ को यहाँ पर हम लिख देते हैं। फिर क्या है, ये ऊ, छोटा ऊ है, पहले 3 जैसी आकृति है, इसीलिए इनको हम यहाँ पर शामिल करेंगे। फिर बड़ा ऊ है, ये भी 3 जैसी आकृति है। फिर उसके बाद क्या है ना, अ और औ है, अ है और औ है। कितने हुए, 1 2 3 4 5। तो ये पश्च स्वर कितने होते हैं ना, 5 होते हैं, ठीक है। पश्च स्वर कितने होते हैं ना, 5 होते हैं। और ये जो मध्य स्वर है ये केवल 1 होता है, मध्य स्वर केवल 1 होता है। और बाकी जो बच जाते हैं वो अग्रस्वर में आप गिन लीजिए। पहला क्या है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ठीक है। फिर क्या है ना, री है, ए है और
ऐ है, ठीक है। कितने हुए, 1 2 3 4 5, तो इनकी संख्या भी कितनी मानी जाती है ना, 5 मानी गई है, इनकी संख्या भी 5 मानी गई है, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो ये मान लीजिए एक हमारी जीवा है, किसी स्वर का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का जो अग्रभाग है वो अधिक क्रियाशील रहता है, तो उन स्वरों को हम अग्रस्वर कहते हैं। मध्य भाग क्रियाशील रहता है तो हम उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, और अगर पश्च भाग क्रियाशील रहता है तो हम उन्हें पश्च स्वर कह देते हैं, और ये इनका विभाजन है। इसके बाद हम देखेंगे तालु की स्थिति के आधार पर हम स्वरों को बांटेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।